everybody, let's start with the chapter 2 basic accounting terms part 3. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Right? So in part 3 we will cover revenue expenditure. जैसा कि मैंने अभी बताया था, revenue और expenditure करेंगे ज्यादातर तो वही, right? और income भी, right? So guys, let's start with the first topic, that is receipts. अब receipts का पहले 5 वर्ड देखो आप, RECEI. अब money received, RECEI, money receivable, RECEI. So आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हो, राइट? या तो अगर आपको समझ ना हो और अगर क्या पता डेफिनेशन समझ नहीं आ रहे हो, तो आप ये पहले 5 वर्ड का याद कर सकते हो। तो देखो, कॉमर्स ओपी भैया ने ये सिखाया था, तो रिसीव्ड तो रिसीवेबल, ऐसा, ठीक है। सो मनी रिसीव्ड, या तो रिसीव्ड हो गया, पहले से आ गया अपने पास कैश, या तो आना बाकी है, रिसीवेबल। फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ है? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सेल किए, ठीक है, सर्विसेज दी किसी को, असेट्स हमारे सेल किए, सोल्ड किए, सॉरी, राइट, आर नोन एज रिसिप्ट। वेरी इजी, आर नोन एज रिसिप्ट। सो हमारा बाइफर्केशन होता है रिसिप्ट्स में, वो होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। सो मैं अभी थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, सो इट विल बी मोर प्रिसाइज, राइट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारे पास सबसे पहला है, दीज रिसिप्ट्स आर रेगुलरली फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दीज रिसिप्ट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अपने कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है? दीज रिसीव्स these receipts aren't received from normal course of business, या तो not from trading activities, right? ऐसा भी बोल ही सकते हैं हम। और इसमें वी रिसीव फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज अ बेटर वर्ड। ट्रेडिंग एक्टिविटीज आप प्रॉफिट वाले टॉपिक में यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हम अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डेफिनेशन। एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ, बस इसमें आपको डोंट डालना है, बट मैं एक बार रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बता देता हूँ। सो रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है, रेवेन्यू क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब भी बताया था मैंने पहले पार्ट 2 में, राइट? और फिर इशू ऑफ शेयर्स, ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ। एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने एसी लिया, ठीक है, तो एसी का वो सारा पाइप वाइप और एग्जॉस्ट, ये पूरा जो बाहर का होता है हमारा आउटपुट, तो वो सब हमको डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या है, इंस्टॉलेशन में आएगा अलग से 2-3 हजार, ठीक है। सो एक्सपेंस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। अगर हमने एसी बिजनेस यूज के लिए तो असेट्स ही गिनाएगा हमारे लिए, ठीक है। नाउ अब कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जांपल ले लेते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स उल्टा ही है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, सो डोंट वरी, राइट? अब एग्जांपल्स, रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, हमने सेल्स किया, ठीक है। इनकम ऑफ कमीशन, कमीशन ये अदर चीज हुई, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कोई गुड्स खरीदे, उस पर डिस्काउंट लगा, ठीक है, 10% का मान लो, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। रेंट रिसीव्ड, हमारा रेंट आया हमारा कोई भी बिल्डिंग का, ठीक है, तो दैट इज रेंट रिसीव्ड। अब आई होप यू अंडरस्टूड द रिसिप्ट्स का पूरा टॉपिक। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर्स में। एक्सपेंडिचर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपेंडिचर्स में मैं थोड़ा सा अपना वेबकैम इधर ले लेता हूँ, राइट? सो अब एक्सपेंडिचर में क्या है हमारे पास? मनी पेड, या तो हमने पे कर दिया है, या तो पेएबल है, हमारा पे करना बाकी है, राइट? सो मनी पेड और पेएबल फॉर परचेज ऑफ असेट्स, गुड्स, सर्विसेज सेम है, बस आपको पेड और पेएबल डाल देना है, इज नोन एज एक्सपेंडिचर, राइट? इज नोन एज एक्सपेंडिचर। अब हमारे इसमें भी टाइप्स आते हैं एक्सपेंडिचर के। कौन से टाइप्स होते हैं? कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। अब ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा नया है, ठीक है। अब हम कैपिटल में देखते हैं, कैपिटल में क्या होता है। अब मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे, सॉरी, अब मैं डेफिनेशन पहले इसकी समझा देता हूँ। अब डेफिनेशन में क्या है? एक्सपेंडिचर टू अक्वायर अ न्यू एसेट, अक्वायर मतलब खरीदना, खरीदना अ न्यू एसेट। और एक्सपेंसेस टू इंस्टॉल इट, जैसे मैंने एसी का एग्जांपल बताया, ठीक है, एक्सपेंसेस टू इंस्टॉल इट और टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट, ठीक है। हाँ, एग्जिस्टिंग एसेट का हम कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। अब आपके वापस रेस्टोरेंट वाला बिजनेस ले लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था। अब रेस्टोरेंट बिजनेस है, आपके पास स्कूटर है, ठीक है, आपके पास है स्कूटर, ठीक है। अब स्कूटर पे, वो आपकी स्कूटर 1-2 साल से बंद पड़ी है और वो आपकी पर्सनल यूज पे पहले काम आ रही थी। तो आपने क्या सोचा, चलो ये तो पड़ी पड़ी खराब हो रही है, तो मैं बिजनेस यूज में डाल देता हूँ ये स्कूटर। तो स्कूटर पे 1-2 साल हो गया होगा, तो खराब भी हो गई होगी, तो अब उसमें 3-4 हजार का एक्सपेंस मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो 3-4 हजार का एक्सपेंस आएगा,
तो उसका रिपेयरिंग एक्सपेंस लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग असेट, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग असेट था हमारे पास स्कूटर, तो उसकी क्या 3K दिया हमने, 3000 दिया और उसकी इंप्रूव कर दी कंडीशन ऑफ बिजनेस यूज में लगा दिया वापस, ठीक है। सो दैट इज नोन एज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो अगर मैं क्लियरली बोलूं, expenditure to acquire new assets, expenses to install it and improving the condition of the existing assets, right। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है परचेस ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी परचेस की, ठीक है। सो अक्वायरिंग, वी आर अक्वायरिंग अ न्यू एसेट्स। मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम दे रहे हैं शेयर्स जैसे, ठीक है। वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन, वेजेस पे किया हमने इंस्टॉलेशन पे जैसे एसी का, ठीक है। फिर आता है ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑन मशीन, ठीक है। ज्यादा एक्सपेंसिव एकदम ओवरहॉलिंग, जैसा नाम से ही समझ लेते होंगे, नाम से ही समझ लोगे। अबे साले, ठीक है, आपने ग्रामर पढ़ी होगी, राइट। अगर नहीं पढ़ी हो तो गूगल कर लेना यार, तो कमेंट सेक्शन ओपी, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर में एक और टाइप आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है, नाउ द पेमेंट अराइज फ्रॉम द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जांपल सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, paid, etc. There are the benefit it is consumed with the accounting period, ठीक है, and they are recorded on the debit side. अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पेमेंट्स अराइज हो रहे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अब रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब एग्जांपल क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कॉस्ट थी गुड्स की, उस हिसाब से सोल्ड हुआ है, ठीक है। अब कैश पेमेंट सच एज सैलरी, सैलरी क्या हुआ, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, हमारे बिजनेस में से एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं हम, तो वो क्या हुआ, कॉस्ट पेमेंट सच एज सैलरी। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अब डेप्रिसिएशन मीन्स दैट इफ यू अक्वायर अ न्यू एसेट्स, या तो आपके पास एग्जिस्टिंग एक असेट है और वो, जैसे आप कार का एग्जांपल ले लो, ठीक है। कार एक डेप्रिसिएटिंग वैल्यू है या तो असेट है, ठीक है। अब डेप्रिसिएटिंग एसेट कैसे है, अब कभी आपने देखा कि कार की वैल्यू बढ़ रही हो, कभी भी कार की वैल्यू बढ़ती नहीं है, एक्सेप्शन इज एंटिक कार्स, एंटिक कार्स का अलग है। बट अगर आप अगर जैसे ले लो, ये होंडा सिटी ले लेते हैं हम, ठीक है। होंडा सिटी कॉमन एग्जांपल बोल सकते हैं इसका, होंडा सिटी है हमारे पास, 10 लाख की होंडा सिटी है हमारे पास, ठीक है। 100K की है, सॉरी 1 लाख तो ज्यादा हो गया, मतलब कम हो गया, राइट। 10 लाख की है हमारे पास, 10 lakhs की हमारे पास है होंडा सिटी, ठीक है। अब जैसे शुरू में से निकाली, उसका समझ लो -1 लाख प्राइस गया, तो 9 लाख प्राइस हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको पसंद नहीं आई, चलो मैं वापस एक ही दिन में बेच देता हूँ, 150 रुपया देगा, तो आपको वापस उसके 10 लाख नहीं मिलने वाले, आपको 8 लाख मिलेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई, 10 लाख की जगह 9 लाख हो गई, ठीक है। तो 9 या तो 8 लाख मान लो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। होंडा सिटी इज अ डेप्रिशिएशन एसेट, ठीक है। या तो कार, व्हीकल, बहुत सारी चीजें। लैंड में तो डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, ज्यादातर तो वैल्यूज बढ़ती रहती है, बट ऑन अ वेरी रेयर केस हमारा डेप्रिशिएशन होता है लैंड में, ठीक है। अब आता है बैड डेट रिटर्न ऑफ। आई होप यू अंडरस्टूड डेप्रिशिएशन का पूरा पॉइंट, अगर नहीं समझ आया तो तब भी बोल देना, मैं बता दूंगा। अब बैड डेट, बैड डेट क्या होता है, अब किसी आदमी को हमने पैसे दिए, मान लो सल्लू, सल्लू को पैसे दिया वापस, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सल्लू को हमने पैसे दिए, चलो हमारा नाम क्या रखे, आप बताओ, आप नहीं बताओ मैं ही बताता हूँ। अब हमारा नाम रखते हैं पल्लू, ठीक है। अब पल्लू ने पैसे दिए, हमने पैसे दिए सल्लू को, ठीक है। वी गेव कैश टू सल्लू। अब सल्लू को कैश दिए हमने, अब वो बोलता है सल्लू के मैं 2 महीने में लौटा दूंगा तेरे को पैसे, ठीक है। जैसे सल्लू ने लिए 20,000, ठीक है। 20,000 लिए सल्लू ने, तो उसने बोला मैं 2 महीने के टाइम मेरे को दे, ठीक है। 2 months का टाइम दे, मैं तेरे को निपटा दूंगा पल्लू, ठीक है। सो उसने फिर मैं बोलता हूँ ठीक है चल, हम बोलते हैं चल ठीक है लौटा देना, बट 2 महीने से ज्यादा मत करना। अब सल्लू क्या बोलता है, भाई अभी हालात ठीक नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हूँ। इंसॉल्वेंट मतलब जब आपके असेट्स कम हो और लायबिलिटीज ज्यादा हो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट उसका उल्टा, जब असेट्स ज्यादा हो और लायबिलिटीज कम हो, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब सल्लू इंसॉल्वेंट है, अब इंसॉल्वेंट है तो वो बोलता है भाई मैं अभी इंसॉल्वेंट हूँ, तो मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, सॉरी
मैं अभी नहीं दे पाऊंगा तेरे को 20,000। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है चल 1-2 महीने में ट्राई करना, बट फिर वो 1 साल तक पैसे ही नहीं देता है, तो वो हमारा क्या हुआ, बैड डेट हुआ। वो होगा हमारा बैड डेट, इसकी स्पेलिंग है DEBT, ठीक है, बैड डेट। अब बैड डेट रिकवर हुआ है, हमने एग्जांपल क्या देखा, बैड डेट रिकवर हुआ है यहाँ पे, सॉरी रिकवर नहीं, रिटर्न ऑफ हुआ है। रिटर्न ऑफ मतलब हमने पे ऑफ किया, हम इस बार हम क्या हुए, इसमें हम सल्लू हुए, ठीक है, हम सल्लू हुए, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ होगा, ठीक है। हम पे कर रहे हैं 20,000 वापिस 1 साल बाद, तो वो बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया। अब रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ये क्या बताने की जरूरत है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू। अब याद करो मैंने पिछली बार क्या समझाया था, एसेट्स में तीन तीन टाइप्स की बताई थी, तो इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स बताया था। बस क्या है ये डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा बोले ऐसा होता है। क्या है इसमें, वापिस वही मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ। These expenditures are also known as fictitious assets. लो, they are those expenses or losses whose benefit is for a longer term to the business, ठीक है। So they are written off as expenses over more than 1 year. जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल बताया था, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। वेरी वेरी तो नहीं, वेरी लॉन्ग टाइम ही बहुत ही रहेगा, राइट। सो यस, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सपेंडिचर का पूरा टॉपिक और रिसिप्ट्स का पूरा टॉपिक समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन इज फ्री, ठीक है। अब आते हैं हम इनकम पे। इनकम में क्या होता है हमारे पास, मैं वेबकैम थोड़ा इधर कर लेता हूँ एंड वेबकैम का फेस भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब इनकम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जैसे 1 साल पूरा अकाउंटिंग पीरियड होता है, मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया था, सॉरी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने वो कट कर दिया था, ठीक है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा शुरू होता है April 1 से, ठीक है। April 1 से हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है और March 31 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, ठीक है। April 1 से शुरू, March 31 से खत्म, ठीक है। अब April 1 का शुरू होता है, तो ये हमने April 1 से लेकर March 31 तक जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो हमारा इनकम में आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द इनकम का पूरा टॉपिक और अकाउंटिंग पीरियड का टॉपिक, ठीक है। अब इनकम क्या होता है, इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। अब हमारा 1000 का रेवेन्यू हुआ, 500 का एक्सपेंस हुआ, कितना हुआ, 500 की इनकम हुई, ठीक है। इजी, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ ही लेते हैं, ऐसा करते हैं आगे ले ही लेते हैं क्या जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में हमारे पास दो चीजें होती है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब तो हम सबसे पहले प्रॉफिट की डेफिनेशन पे आते हैं, प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है। सो अब प्रॉफिट आपको पता ही होगा, बट जनरल नॉलेज के लिए बता ही देता हूँ, जनरल नॉलेज के सिलेबस के हिसाब से बता ही देता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता ही होगा, जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता ही होगा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। सो अब प्रॉफिट, इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम हिज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस इनकम अर्न कर रही है कैसे, बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, एक्टिविटीज, वाह क्या सीन है। या तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। लाइक प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। अब रेंडरिंग सर्विसेज मतलब सर्विसिंग देना, सर्विसेज देना, ठीक है। अब सीए जैसे सीए का हमारा फेमस एग्जांपल है, सीए ऑडिट फीस चार्ज करता है, सो हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट का मतलब आई होप यू अंडरस्टूड, इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स या तो रेंडरिंग सर्विसेज, राइट। अब प्रॉफिट के दो बाइफर्केशंस में आते हैं। प्रॉफिट के दो बाइफर्केशंस कौन से, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हम ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। अब रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब देखे, डीसी लिख देता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब रेवेन्यू हम उसको इनकम भी बोलते हैं या तो सेल्स मान लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू को हम सेल्स मान सकते हैं, ठीक है, हमने रेवेन्यू का सेल्स से ही आएगा तो हम सेल्स मान लेते हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे ऑफ डाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हमारा क्या हुआ, वो डायरेक्ट कॉस्ट, उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। कितने का सेल्स हुआ, मान लो 500 का, और
हमारा गुड्स कितने के थे, 200 के, तो हमारा 300 का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इजी, आई होप यू अंडरस्टूड। अब आते हैं हम नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट में क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल रेवेन्यू है हमारे पास, कितना पूरा टोटल है, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस। अब इसमें कौन से आते हैं हमारे पास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब हमारा मान लो मंथली हमारा हुआ है 100 रुपए या तो 1000, मान लो 1000 टोटल रेवेन्यू हुआ है, और एक्सपेंस कितना हुआ है हमारा 500 का। ठीक है, अब जो ये 500 है वो नेट प्रॉफिट में गिनाया। ठीक है, हम महीने का या तो साल का या तो क्वार्टरली मान सकते हैं या तो वीकली। ओके, सो ये 500 नेट प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टूड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का पूरा टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारे पास है गेन। गेन में क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं तो आप और क्लियर हो जाओगे, और गो थ्रू भी कर लेना उसको। अब एक बार डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी, प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज कौन से एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, माइंड माय वर्ड्स, अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट अराइज आल्सो फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटीज। अब मेरे को एक और एग्जांपल याद आया, जैसे हम मान सकते हैं लॉटरी का एग्जांपल। लॉटरी का एग्जांपल क्या हुआ, वो गेन हुआ। ठीक है, वो हमारा बिजनेस से नहीं आया, वो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया, वो हमारा लॉटरी क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, अदर इरेगुलर एक्टिविटी हुई। ठीक है, अब हम ले लेते गुड्स, एक लास्ट टॉपिक गुड्स अकाउंट ले लेते हैं, और गुड्स का मीनिंग क्या होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं वैसे तो। ठीक है, अब मैं पूरा लिख लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स का मीनिंग क्या होता है, आइटम्स या तो प्रोडक्ट्स विच आर परचेज, या तो हम उनको परचेज करते हैं या तो हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं विद द व्हाट, विद द इंटेंशन टू रीसेल। ठीक है, ये आइटम्स होते हैं या तो प्रोडक्ट होते हैं विच आर परचेज, हम इनको परचेज करते हैं पैसे देके। ठीक है, या तो मैन्युफैक्चर खुद ही करते हैं हम। ठीक है, हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं इनको विद द इंटेंशन टू रीसेल, रीसेल के इंटेंशन से ही बनाएंगे। ये हम फालतू का हमारा पैसा तो बिगाड़ेंगे नहीं मैन्युफैक्चर करके परचेज करके। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल बताता हूँ। अब एक ज्वेलर के लिए गोल्ड क्या होगा, आप बताइए, ज्वेलर के लिए गोल्ड क्या होगा, तुम बताओ। चलो, ज्वेलर के लिए गोल्ड एक क्या हुआ, गुड हुआ। ठीक है, वो ही गोल्ड से वो अपनी ज्वेलरी बना सकता है। ठीक है, वही गोल्ड से वो अपनी ज्वेलरी बना सकता है एकदम अच्छी अच्छी सी। ठीक है, अब हमारे लिए गोल्ड क्या हुआ, हमारे लिए गोल्ड हुआ एक इन्वेस्टमेंट या तो एक गिफ्ट की तरह। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं हुआ। ठीक है, ज्वेलर के लिए गोल्ड हुआ। अब मान लो कोई बेकर है। ठीक है, कोई बेकर है, उसके लिए शुगर क्या हुआ, उसके लिए शुगर एक गुड हुआ अगर वो बल्क क्वांटिटी पे लेता है। ठीक है, तो वो उसके लिए गुड्स हुआ, और हमारे लिए क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए हुआ। ठीक है, तो हमारे में गुड नहीं गिनाएगा, उसके में ही गुड बनाएगा। ठीक है, सॉरी शुगर का बहुत ही गंदा लगा, ऐसा लगा है सागर लिखा है मैंने, चलेगा। बात तो सही है। आई होप यू अंडरस्टूड द गुड्स का पूरा मीनिंग। अब आते हैं हम गुड्स अकाउंट में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है पूरे वीडियो का। ठीक है, अब गुड्स अकाउंटिंग में, गुड्स अकाउंटिंग नहीं गुड्स अकाउंट। अब गुड्स अकाउंटिंग में हमारे पास 3 चीज आती है, इनकमिंग अंदर आ रही है, आउटगोइंग बाहर जा रही है, अनसोल्ड स्टॉक रह गया। ठीक है, अब इनकमिंग क्या है, परचेस किया है तो हमारे गुड्स अंदर आएंगे, हमारे पास आएंगे। ठीक है, और सेल्स रिटर्न किया है तो क्या है, वापस अंदर ही आएंगे। ठीक है, सेल्स का रिटर्न हुआ है। अब हमने सेल्स किया है बट सामने वाले कस्टमर को पसंद नहीं आया या तो डिफेक्टिव निकले गुड्स, तो उसने हमको वापस रिटर्न कर दिया, तो वो क्या हुआ, इनकमिंग हुआ। अब आउटगोइंग में क्या आता है, सेल्स। सेल्स में क्या है, सेल्स किया, गुड्स गए बाहर। ठीक है, गुड्स चले गए बिजनेस पे से। फिर परचेस रिटर्न में क्या हुआ, परचेस किया बट फिर हमने ही रिटर्न कर दिया, चलो परचेस करके रिटर्न कर देते, माल इतना अच्छा नहीं है तो वापस रिटर्न ही कर देते, तो वो क्या हुआ, परचेस रिटर्न हुआ। गुड्स में हमने चैरिटी में बेच दिया, पुअर पीपल या कोई भी ओकेजन पे। ठीक है, गुड्स हमने सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग जल गई, चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए, ये दोनों अलग अलग ही लिखना तो इट विल बी बेटर, ये तो मैंने जगह नहीं थी इसलिए साथ में लिख दिया। अब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स में आएगा। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया था ड्रॉइंग्स और कैपिटल अकाउंट ओनर्स के अकाउंटिंग में। ठीक है, तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो हमारे वापस गुड्स क्या जा रहे, बाहर जा रहे। ठीक है, अब आते हैं अनसोल्ड स्टॉक, गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एंड ऑफ द ईयर में अनसोल्ड रहते हैं, कभी बिकते ही नहीं है, उनको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, so yes guys, this was it for the video part 3. So this was the second last part. So I hope you understood all the concepts और all the examples, सारे आपको समझ आ गए होंगे, right? और अगर कुछ भी समझ ना आए हो
तो कमेंट सेक्शन इज फ्री, आप बिल्कुल उस पर लिख सकते हैं, राइट। सो साइनिंग ऑफ, कॉमर्स ओपी, पलाश वीरावल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।